हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो हमारी जो आपका बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है उसकी लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम आज जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। क्योंकि लास्ट की जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स 1930 हमने कंप्लीट किया। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कंप्लीट करेंगे। इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम फर्स्ट आज करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसमें हम डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लोरेशन बाय सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ विक्रेता तथा निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं के किए जाने वाले शोषण से संरक्षण प्रदान करना है। कि जो भी मतलब आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्राहक के साथ, जो भी कस्टमर होता है, जो भी कंज्यूमर होता है, उसके साथ फ्रॉड करते हैं। वो फ्रॉड पैकिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, प्राइस से रिलेटेड भी हो सकता है, या कभी कभी ब्रांड से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी फ्रॉड हो सकता है। ये जो फ्रॉड है इनसे बचने के लिए आपका कौन सा एक्ट बनाया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, जो कि 1986 में डेवलप किया गया था। तो इसमें क्या है, इसमें कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है। किससे? जो भी आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो भी सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, कुछ फ्रॉड का यूज़ करते हैं, कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस भी डालते हैं, या कुछ कोर्जन का यूज़ भी करते हैं। तो इन सब एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। इट मीन्स जो कस्टमर है उसकी फ्री कंसेंट नहीं है। तो उसकी फ्री कंसेंट नहीं है तो उसके जो प्रोटेक्शन है, जो उसकी कंसेंट का जो प्रोटेक्शन है, उसके लिए कौन सा एक्ट डेवलप किया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ताकि जो आपका कस्टमर है उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसमें डेवलप किया गया है। अब इसके कुछ फीचर्स आते हैं कि जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट आता है एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर गुड्स पे ही एप्लीकेबल है, नहीं। जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी गुड्स हैं, ऑल टाइप ऑफ गुड्स, जो भी सर्विसेज हैं जो कि सेलर ने क्या की हैं, सेल की हैं, उनकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दी है किसको? बायर को। ऐसी जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, वो उन सब पे ये आपका जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर। कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, कंज्यूमर जो आपके कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनके जितने भी राइट्स हैं, जो भी उनके अधिकार बनते हैं, जो भी उनके राइट्स बनते हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनका जो संरक्षण है, वो कौन करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करता है। उनको उनके राइट्स दिलवाता है। जो भी आपके कंज्यूमर के जो राइट होते हैं वो उनके राइट उनको दिलवाता है। राइट कौन से हैं वो आगे पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं कि राइट कौन कौन से हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कि उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना। जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसने क्या किया है कि जैसे लेवल्स होते हैं, जैसे आपका स्टेट लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, या फिर नेशनल लेवल हो गया।
हर एक लेवल पे इसने क्या किया है, इस्टेब्लिशमेंट किया है। इसमें क्या किया गया है, जितने भी मतलब कि आपके कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, अब ये तो है नहीं कि एक हेडक्वार्टर है वही सब पे कंट्रोल कर सकता है, वही सबको प्रोटेक्शन दे सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि जो भी आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो आपके काउंसिल्स हैं, जो परिषद हैं, उनकी स्थापना की गई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है, नेशनल लेवल पे अलग है। तो हर एक जगह इनकी क्या की गई है, स्थापना की गई है, इनको स्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो सारे कंज्यूमर हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, उनको उनके राइट दिलवाए जा सकें। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित। कि ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ये किसके प्रिंसिपल पे, कंपनसेशन मीन्स जो भी आपका कंपनसेशन का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये बेस्ड है। कैसे कि अगर मान लीजिए कि सेलर है, उसकी वजह से अगर बायर जो है उसने कोई उससे प्रोडक्ट खरीदा है और उसको कोई लॉस हो जाता है, अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो यहाँ पे अगर जो बायर है उसको ये राइट हो जाता है कि वो खुद को सेलर से कंपनसेट करवा सकता है। इसलिए ये बोला गया है कि ये किस पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन मीन्स जो भी पीड़ित पक्षकार होगा, जिसको लॉस हुआ होता है, उसको अपने खुद को कंपनसेट करने का अधिकार है। वो कंपनसेट के लिए जो भी डैमेज हुई है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। बायर को लॉस हुआ है तो बायर क्लेम कर सकता है, अगर सेलर को लॉस हुआ है तो सेलर क्लेम कर सकता है। मीन्स जो भी पीड़ित पक्षकार है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ कोर्जन का यूज हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया है, जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज किया गया है, उसको ही राइट होता है कि जो भी डैमेज होती है वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, प्रॉम्प्ट रेडल्सल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, उपभोक्ता विवादों का शीघ्र निवारण। अब जैसे मैंने जो थर्ड पॉइंट था उसके अंदर बताया है कि इन्होंने क्या किया है, हर एक लेवल पे अपना एक काउंसिल इन्होंने स्थापित कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है, परिषद बना दिया है, हर एक में इन्होंने अपना ऑफिस बना दिया है। तो जिससे क्या होता है कि जो भी मतलब कि डिस्प्यूट्स हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी वाद विवाद हैं, जो भी झगड़े हैं, उनका जो निवारण है, जो भी उनका सॉल्यूशन है, वो जल्दी से जल्दी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब कि ये तो है नहीं कि अब ऑफिस दूर दूर है, ऑफिस जब बिल्कुल उनके पास है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, ब्लॉक लेवल पे भी हो, क्या पता। ठीक है, तो जो ऑफिस हैं वो आसपास ही हैं, जिससे कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनका जो सॉल्यूशन है उनका जल्दी किया जा सकता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के शोषण से संरक्षण प्रदान करना। कि जो ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ये कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी उनका शोषण होता है, जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, उनसे उनकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। सेलर जो भी या मैन्युफैक्चरर जो भी है, वो जिस प्रकार से भी उनके साथ जो भी शोषण करता है, उनको गलत माल बेचता है या अच्छा ब्रांड बता के बैड क्वालिटी का ब्रांड उनको दे देता है, ऐसे से जो भी मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन, जो भी शोषण उनका हो रहा है, उनसे प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रदान करता है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो एक्ट है वो क्यों बनाया गया है, जो एक्ट है उसके बनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोशिश लगा लीजिए, या जो मतलब कि उपभोक्ता का जो शोषण है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन उनका जो किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनुचित व्यापार व्यवहार।
कि जो मतलब कि कुछ जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, अनफेयर ट्रेड करते हैं, अनुचित व्यापार व्यवहार करते हैं। मीन्स उनकी जो द्वारा जो भी मतलब कि प्रैक्टिसेस जो भी वो करते हैं, जो भी वो ट्रेड करते हैं, वो या तो फ्रॉडेंट होता है, मीन्स कपटपूर्ण होता है, उसमें पूरी तरह फ्रॉड होती है, या उन्होंने किसी प्रकार की मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ किया है। तो इसके लिए भी ये भी एक कारण हो सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जो है इस्टेब्लिश किया गया, उसको डेवलप किया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है स्प्रेलिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतें। जैसे कुछ जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मतलब कि उनकी मर्जी होती है, अपनी मर्जी के अनुसार वो क्या कर लेते हैं, जो प्राइस है वो फिक्स कर लेते हैं। जैसे एक ही प्रोडक्ट के जो सेलर हैं उनका आपस में ग्रुप बना हुआ है कि जो आज प्राइस है वो इतना रखना है, तो आप पूरे मार्केट में अगर घूमते हो तो आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही मिलेगा जितना कि फर्स्ट वाले ने आपको बताया होगा। तो ये भी एक कारण है प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आने का। ये भी जो भी कंज्यूमर के जो प्रोटेक्शन, जो भी एक्सप्लोटेशन जो उनका हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, ये भी उसका एक कारण है कि जो प्राइसेस हैं वो क्या है, अनफेयर हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अडल्ट्रेशन, मीन्स मिलावट। कि जो भी मतलब कि आपके सेलर हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें मिलावट करते हैं। जैसे दूध का एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई दूध बेचने वाला है तो वो क्या करता है, दूध में मिलावट करता है। क्या मिलाता है, पानी मिला देता है। ठीक है, तो इस तरह की मिलावट से बचने के लिए कौन सा एक्ट चलाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया है। ये एक्सप्लोटेशन का एक कोशिश है, एक कारण है कि एक्सप्लोटेशन क्यों बढ़ रही है, शोषण किस प्रकार से उनका जो कंज्यूमर है उनका हो रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, निम्न कोटि के उत्पाद। कि जो आपके सेलर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बोल तो ये रहे हैं कि ब्रांड अच्छा है, जो उनकी क्वालिटी है वो हाई है, लेकिन जो सेलिंग है, जब वो सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को और उसके बाद कंज्यूमर उसको यूज़ करता है, उसको प्रयोग में लेके आता है, तो उनकी जो क्वालिटी है वो कौन सी होती है, लो होती है। उनकी जो क्वालिटी होती है वो कौन सी होती है, पुअर क्वालिटी होती है। तो ये भी एक शोषण का आपका कारण है कि जो प्रोडक्ट है उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, पुअर है। उसके बाद आता है डिसेप्टिव पैकिंग, धोखा देने वाली पैकिंग। कि कई बार जो पैकिंग होती है वो कैसी होती है, धोखा देने वाली। धोखा देने वाली कैसे, जैसे कई बार पैकिंग होती है, हमें लगता है कि जो पैकिंग हुई है उसके अंदर कोई ना कोई सामान जरूर होगा। जैसे कि कई बार जो आपके ऑनलाइन जो मार्केटिंग चल रही है आज के टाइम में, उनमें कई बार ऐसा हुआ है कि पैकिंग होती है, पूरी पैकिंग होती है, लेकिन अंदर प्रोडक्ट नहीं होता, कुछ और ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी जो आपके कंज्यूमर है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है कि पैकिंग के अनुसार उसके अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जैसे कि पैकिंग में दिखाया गया है, या जैसे कि हमने जिस टाइम खरीदा था उस टाइम देखा था, देखने के बाद जो पैकिंग है उसके अंदर वो प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद आता है अंडरवेट सप्लाईज, कम तौल आपूर्ति। जैसे कई दुकानें कुछ ऐसी होती हैं जिन्होंने जो वेट जो मशीन होती है, जो वेट करती है, उनके साथ वो छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि जो वेट है, जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया है उसका जो वेट है वो उसमें ज़्यादा दिखाई देगा। जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में कम होती है, लेकिन अगर वेटेड मशीन पे से रख देते हैं तो वो ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये भी एक जो आपका एक्सप्लोरेशन है, कंज्यूमर का जो शोषण किया जा रहा है, उसका एक मुख्य कारण है, मेन कोज है उसका। मेन कोजेज उसके हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि जितना हमको चाहिए उससे कम मिल रहा है। उनकी क्वांटिटी तो वेटेड मशीन ज़्यादा दिखा रही है, लेकिन उनकी एक्चुअल क्वांटिटी वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेवंथ पॉइंट आता है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, सेवाओं में कमी। कई बार क्या होता है
कि जो भी वो सर्विसेज जो बोलते हैं वो क्या करते हैं, वो उनमें कमी रख जाते हैं। जैसी सर्विसेज वो बोलते हैं वैसी वो प्रोवाइड नहीं करवाते। तो ये भी आपका कंज्यूमर जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका एक कोशिश है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है नेग्लिजेंस इन सर्विस, सेवाओं में लापरवाही। कई बार क्या होता है कि जो आपके सेलर है वो सर्विसेज तो देते हैं लेकिन उनमें नेग्लिजेंस करते हैं, उनमें लापरवाही करते हैं। कभी कुछ लापरवाही कर दी, जैसे कोई भी मान लीजिए जैसे सर्विस दे दी, जैसे होम सर्विस देते हैं उसमें किसी प्रकार का नेग्लिजेंस कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो आपका कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसका शोषण होता है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, एक अधिकार व्यापार व्यवहार। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट है वो पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही पर्सन के पास अवेलेबल है, वो पूरे मार्केट में और किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ उसी के पास है और जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो उसी के पास है। तो वो क्या करता है, वो भी अनफेयर ट्रेड करता है। मीन्स अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस उसने फिक्स कर दिया, ठीक है। कुछ भी उसने बोल दिया, कुछ भी उसने जैसे सर्विसेज उसके साथ अच्छी प्रोवाइड हो रही है लेकिन वो बोलता है कि इसके साथ कोई सर्विसेज ही नहीं है, कोई इसके साथ गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से भी जो आपके कंज्यूमर है उनका शोषण किया जा रहा है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो लगा लीजिए कि प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण क्या है, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसको डेवलप किया गया। या ये लगा लीजिए कि ये आपका जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण है कंज्यूमर का, उसके कुछ कोशिश हैं, उसके कारण है कि क्या क्या कारण है कि जो कंज्यूमर है उनका शोषण हो रहा है। उसके बाद आपका आज का जो लास्ट पॉइंट है वो आता है राइट ऑफ कंज्यूमर, कि जो भी आपके कंज्यूमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनके क्या क्या राइट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, कि जो आपका कंज्यूमर है उसको ये राइट होता है कि वो ऐसी जो गुड्स हैं उनका परचेज करे जो मतलब कि उसके जो उसकी बॉडी है, जो उसने खुद की बॉडी के लिए यूज करनी है, वो उसके लिए क्या हो, सेफ हो। अगर ऐसा नहीं है, सेफ नहीं है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, आपका जो सेलर है उसका ये फर्ज बनता है कि जो कंज्यूमर है उसका जो सेफ्टी का राइट है वो उसके बारे में उसको बताए कि जैसे कुछ होते हैं जो मेडिसिन्स होती हैं वो एक्सपायरी होती हैं और वो रिएक्शन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि वो उसको सेफ्टी जो भी मतलब कि गुड्स अच्छी हैं वो उसको दे। यहाँ पे कंज्यूमर को उसका राइट टू सेफ्टी होता है, सुरक्षा का अधिकार होता है कि वो कोई भी वस्तु ऐसी परचेज ना करे जिससे कि उसके बॉडी को क्या हो, लॉस हो, हानि हो, किसी भी प्रकार का उसको क्षति पहुँचे। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट राइट टू चॉइस, चुनाव का अधिकार, कि जो आपका कंज्यूमर होता है उसको ये राइट होता है कि वो जौन सा चाहे प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को चाहे वो चूज कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। उसकी खुद की मर्जी होती है कि वो जिस भी किस्म का चाहे, जिस भी क्वालिटी का चाहे या जिस प्राइस का चाहे वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। इसमें सेलर उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। उसके बाद आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना पाने का अधिकार, कि जैसे एक प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उसके क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या उसमें अच्छा है, उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का, रिसीव करने का अधिकार किसको है, कंज्यूमर को है। और ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बताए जो उसने खरीदना है, जो परचेज करना है, जिस उसने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आता है राइट टू बी हीर्ड, सुनवाई का अधिकार। मान लीजिए अगर सेलर ने कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया है जिससे कि जो आपका कंज्यूमर है उसको क्या हुई है, हानि पहुंची है, किसी प्रकार का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया है,
तो यहाँ पे अगर जो आपका कंज्यूमर है, अगर उसे किसी भी प्रकार की क्या करनी है, शिकायत करनी है, ठीक है, किसी भी प्रकार की इसको शिकायत करनी है, तो जो भी आपके सेलर होगा, ठीक है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंज्यूमर के जो भी उसने बताना है वो उसको ध्यान से सुने। कि जो आपका कंज्यूमर होता है उसको ये राइट होता है कि वो खुद की सुनवाई करवा सकता है, वो खुद के जो उसके व्यूज हैं कि उसको कैसे लॉस हुआ, वो उसको उनके बारे में बता सकता है। उसके बाद आता है राइट टू बी रेड्रेस्ड, मीन्स उपचार का अधिकार। मान लीजिए जो आपका कंज्यूमर है उसको किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है, किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है, अगर वो कल को खुद की सुनवाई करवाता है, वो अपने विचार दूसरों के जो भी मतलब कि आपके अधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो भी सुनवाई लेते हैं, जो सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि जो भी मतलब कि लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, सेलर की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है उसको ये राइट हो जाता है कि वो खुद का उपचार करवा सकता है, जो भी उसको लॉस हुआ है वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। उसके बाद आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि जो आपका कंज्यूमर होता है उसको ये राइट होता है कि जो भी उपभोक्ता से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, कैसे कैसे वो शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, कैसे वो मतलब कि इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो इन सभी के राइट्स जो हैं इनके बारे में सारी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो प्राप्त करने का अधिकार किसको होता है, कंज्यूमर को होता है। उसके बाद आता है राइट टू वैल्यू, मूल्य या प्रतिफल का अधिकार। यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है उसको ये राइट होता है कि जो भी उसने प्राइस जो पे की है, जो भी वैल्यू उसकी पे की है, जो भी उसने कंसीडरेशन सेलर को दिया है, वो उसके बदले वैसी ही सुविधाएं पाने का अधिकारी है, वैसी ही फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए। जैसे उसने वैल्यू दी है, जैसे उसने प्राइस दिया है, जैसे ही उसने मूल्य चुकाया है, वैसा ही उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, वैसी ही क्वालिटी का उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जैसा कि एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइज करते समय दिखाया गया था, और उसके साथ जो भी सर्विसेज बताई गई थी वो भी उसको पाने का क्या है, अधिकार है। उसके बाद 8th पॉइंट आता है राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ वातावरण का अधिकार। कि जो आपका कंज्यूमर होता है उसको ये राइट होता है कि वो अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है या सेलर अगर कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो इससे जो भी मतलब कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, उनकी वजह से वो बिगड़े नहीं। जैसे सेलर होता है, सेलर कई बार क्या है हाई साउंड का यूज करते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर कई बार डिस्प्यूट्स भी कर लेता है। तो क्या कहता है कि इस तरह का एनवायरनमेंट ना बनाए, वहां पे एक हेल्थी एनवायरनमेंट बनाए रखे। तो ये आपके कंज्यूमर के कुछ राइट्स थे। तो यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम आपका बिजनेस लॉ जो है वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है। बिजनेस लॉ फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपके 3 एक्ट कर लिए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स 1930 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986। तो ये आपके 3 हमने एक्ट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का इंट्रोडक्शन पार्ट किया, उसके बाद हमने उसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बाद जो भी मतलब कि आपका कंज्यूमर है उसके साथ किस प्रकार से शोषण हो रहा है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, कोशिश हो सकते हैं, उसके बाद जो भी आपका कंज्यूमर होते हैं उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।